हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया चैप्टर, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट। अब ये चैप्टर पर्सनली मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता था, इसलिए मैंने भी इसको बहुत इजी वे में पढ़ा है और वही इजी वे में आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले तो डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट बजट इज़ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन वन फिस्कल ईयर। हिंदी में कि गवर्नमेंट की रिसीट और पेमेंट्स का पूरी ट्रांजैक्शन होती है, मतलब पूरी नोटबुक टाइप समझ लो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है रिसीट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन वन फिस्कल ईयर। अब फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर होता है फिस्कल ईयर अकाउंटिंग ईयर सेम होता है। फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च। एंड फिस्कल ईयर और कैलेंडर ईयर आर डिफरेंट थिंग्स। कैलेंडर ईयर ही होता है जनवरी से दिसंबर, फिस्कल ईयर होता है अप्रैल से मार्च। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि फिस्कल ईयर और कैलेंडर ईयर सेम होते हैं या नहीं। ठीक है, अब हमने गवर्नमेंट बजट में बात की रिसीट और पेमेंट्स की, तो मतलब रिसीट और एक्सपेंडिचर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दो कंसेप्ट आ जाते हैं, एक हो जाता है बजट रिसीट, एक हो जाता है बजट पेमेंट्स। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर सॉरी। अब बजट रिसीट में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसीट, एक होता है हमारा कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो अगर आपको रेवेन्यू वाला पार्ट समझ में आ गया तो एक्सपेंडिचर वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू रिसीट से। रेवेन्यू रिसीट में पहले तो हम डेफिनेशन पे चलते हैं। रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन होती है रिसीट विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट। ठीक है, ये एज डेफिनेशन एज इट इज़ आती है, प्लीज़ याद रखना है इसको। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीट अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो रेवेन्यू रिसीट होता है जो रकरिंग नेचर की होती है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में आती है और इसको रीपे करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ठीक है, तो रकरिंग होती है, डे टू डे में आती है और रीपे नहीं करना होता। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट अब दो टाइप्स की हो जाती हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? एक तो टैक्सेस कलेक्ट करने से, एक जो नॉन टैक्स वाली चीज़ें हैं। ठीक है, नॉन टैक्स में आ जाते हैं जैसे प्रॉफिट हो गया, कोई पीएसयू से कोई फीस मिल गई, लाइसेंस फी जो हम पे करते हैं वो गवर्नमेंट में जाती है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आता है हमारा टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जैसे हम टैक्सेस पे करते हैं, टैक्सेस आर कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स टू गवर्नमेंट, मतलब कि हम कंपल्सरीली टैक्स पे करते हैं और इसमें हमको इंडिविजुअल बेनिफिट हम नहीं ले सकते। टैक्सेस का इन टोटल बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है, बट इंडिविजुअली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यही डिफरेंस हो जाता है टैक्स और नॉन टैक्स में। टैक्स कंपल्सरी पेमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, इसमें कंपल्सरी नहीं होता और सिर्फ बेनिफिट उनको मिलता है जो इनके लिए पे कर रहे हैं। ठीक है, अब टैक्स रेवेन्यू भी दो टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है डायरेक्ट, एक हो जाता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हम प्रॉपर्टी और इनकम पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हो जाते हैं जो हम परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे देते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट टैक्स हमारा हो जाता है जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट है ये कि डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब कि इसका जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस होता है वो सेम पर्सन पे आता है। जिसकी इनकम बढ़ रही है वही तो इनकम टैक्स पे करेगा, जो नई प्रॉपर्टी ले रहा है वही तो प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा होता है सेल्स परचेज पे, इसलिए इसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस शिफ्ट हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उसने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेल को, रिटेल ने कंज्यूमर को। तो जीएसटी पे कौन करेगा? जीएसटी पे करेगा कंज्यूमर। तो इसका इम्पैक्ट इंसिडेंस शिफ्ट हो रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया, उसने इसको फर्दर होलसेलर पे शिफ्ट कर दिया, होलसेलर ने फर्दर कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इन टोटल जीएसटी कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। तो इसका इम्पैक्ट इंसिडेंस शिफ्ट हो सकता है, उसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस शिफ्ट नहीं हो सकता, दैट मीन्स बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो लिमिटेड रीच होता है। लिमिटेड रीच मतलब कि एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर ही आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, सब लोग पे नहीं करते। ठीक है, तो जिनकी इनकम है सिर्फ वही पे करेंगे, जिनकी प्रॉपर्टी है सिर्फ वही पे करेंगे। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसकी वाइड कवरेज होती है कि आप छोटा मोटा सामान भी लेने जा रहे हो ना, दूध दही वगैरह, उस सब पे भी आपके टैक्सेस लग जाते हैं। ठीक है, देन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जो इनकम के साथ बढ़े, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगा क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। और ये रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव मतलब कि इसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। इनकम इंक्रीज होगी तो दिस माइट डिक्रीज, दिस माइट इंक्रीज, इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे। ठीक है, तो आई होप इतना तो क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में वो सारे रेवेन्यू आ जाते हैं जो टैक्स से अलग है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? आपने फ़ीस पे करी है, लाइसेंस फ़ी, देन आपने चालान कट गया, उसका आपने पेनल्टी पे की है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है और उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। देन प्रॉफिट डिविडेंड हो गया, जो गवर्नमेंट की पीएसयूज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उस पर जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो डिविडेंड मिल रहा है वो सब। फीस, फाइन एंड पेनल्टी जो हम पे कर रहे हैं अगर हमने लॉ ब्रेक किया है तो। देन गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स अगर गवर्नमेंट को मिल रहे हैं कहीं से, क्योंकि रिसीट है ना तो मिल रहा होगा। ये तो नॉर्मल वाले हो गए। दीज 3 आर मेजर इंपॉर्टेंट वन जो क्वेश्चन में हमेशा आते हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना प्लीज़।
पहला है एस्टीट्स। एस्टीट्स होते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है तो जब वो मर जाएगा तो वो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी गवर्नमेंट के नाम पे। अगर कोई लीगल हायर नहीं होता तो उसके मर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी चली जाती है गवर्नमेंट के पास, इसको हम बोलते हैं एस्टीट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोरफीचर्स। फोरफीचर हमारा होता है कि गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में है और वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसके लिए उसको एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं फोरफीचर्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के साथ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई पार्टी ने किया है, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं फोरफीचर। देन आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट होता है कि मान लो आपकी एक शॉप है मेट्रो के आगे, अब वो मेट्रो में कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई तो वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होगा, लोग ज़्यादा आने लगे होंगे, तो आपकी शॉप का प्राइस बढ़ गया, आपका लैंड का प्राइस बढ़ गया, आपके प्रॉफिट बढ़ गए, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट फ़ीस, जो हमको तब पे करनी पड़ जाएगी गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको गवर्नमेंट को एक स्पेशल असेसमेंट फ़ी पे करनी पड़ती है, तो इसको हम स्पेशल असेसमेंट फ़ीस बोलते हैं, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट में होता है जिसमें नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट, दो टाइप की हो जाती है, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स होता है कंपलसरी पेमेंट, जिसके लिए आपको इंडिविजुअली कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यह नॉन टैक्स हो जाता है जो कंपलसरी नहीं होता और आपको इसके लिए बेनिफिट मिलता है अगर आपने पे किया है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होता है इनकम प्रॉपर्टी पे, इम्पैक्ट इंसिडेंट शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, और इसका इम्पैक्ट इंसिडेंट शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। इसकी कम कवरेज होती है, ज़्यादा कवरेज होती है। इसमें एग्जांपल्स आपके भी हो जाएंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स। इसमें एग्जांपल हो जाएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका सारा जो आपको अदर देन टैक्सेस आपको जो मिला है वो सब इसमें आ जाएगा। 3 मेजर हो जाते हैं, एस्टीट, फोरफीचर, स्पेशल असेसमेंट। एस्टीट अगर कोई लीगल हायर नहीं है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। फोरफीचर कि अगर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो पेनल्टी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। और स्पेशल असेसमेंट कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट हो जाता है, हमारी डेफिनेशन हो जाएगी एग्जैक्ट ऑपोजिट कि आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट, ठीक है। ये रकरिंग नहीं होते और इनको रीपे करने की ऑब्लिगेशन होती है। तो डेफिनेशन हो गई एक तो, देन रकरिंग नहीं होते और रीपे करने की ऑब्लिगेशन होती है। अब इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला आ जाता है हमारा बोरोइंग, सेकंड आ जाता है रिकवरी ऑफ लोन्स, और थर्ड आ जाता है अदर। अदर में आता है स्मॉल सेविंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। अभी समझाती हूँ। जो बोरोइंग है ये आपका डेट क्रिएटिंग है और ये आपके नॉन डेट क्रिएटिंग है, ठीक है। बाकी दो बोरोइंग होता है कि अगर हमने पेमेंट्स नहीं कर पा रहे तो हम ऑब्वियसली बोरो करेंगे। अब गवर्नमेंट किससे बोरो करेगी? गवर्नमेंट बोरो करेगी या तो आरबीआई से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या वर्ल्ड बैंक से करेगी बोरो, या अदर कंट्रीज से बोरो कर सकती है, ठीक है। तो ये सब आता है बोरोइंग में। अब बोरोइंग की वजह से क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसको हम डेट क्रिएटिंग बोल देते हैं। बाकी दो नॉन डेट क्रिएटिंग। इसमें आ जाता है रिकवरी ऑफ लोन्स कि अगर हमने लोन्स रिकवर किए, हमने किसी को दे रखा होगा लोन और हमने लोन रिकवर किया है तो हमारे पास पैसे आए होंगे, दैट मीन्स इट्स रिसीट। अब जो लोन्स होते हैं वो हम एसेट साइड में डालते हैं। जो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि लोन्स अगर हमने किसी को दे रखा है तो हमारे लिए वो एसेट है, ठीक है। अगर हम रिकवर कर रहे हैं तो वो एसेट हम हटा रहे हैं, मतलब एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो इस केस में हमारा एसेट हो रहा है रिड्यूस, ठीक है। अदर में आ जाते हैं स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स हो जाती हैं जैसे किसान विकास पत्रास होते हैं, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। 3 चीज़ें आ गई, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्रास, ठीक है। और दूसरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट्स में अगेन हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है। जिनको नहीं पता डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के इक्विटी शेयर्स हम प्राइवेट को बेच दें। इन टोटल हम प्राइवेट कोई चीज़ को पब्लिक कोई चीज़ को प्राइवेट बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल कॉर्पोरेट्स को बेच दी, ठीक है। तो ये तो हमारा कैपिटल रिसीट हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। बस इतना ही था इसमें तो रिसीट में। रिसीट आपको समझ आ गया तो एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर में बढ़ते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में अगेन सेम चीज़ें आएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकी डेफिनेशंस बस याद करने वाली है, बाकी अंदर का खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है हमारा आइदर क्रिएट एसेट और रिड्यूसेस लाइबिलिटी, ठीक है। एग्जैक्टली ऑपोजिट्स हो जाते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो सारी चीज़ें आएंगी जो ये वाली थी। नॉन टैक्स रेवेन्यू वाली सारी चीज़ें आप ऑपोजिट कर दो ना तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है, ठीक है। कैसे कि इंटरेस्ट यहाँ पर हमको मिल रहा था, अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम प्रॉफिट डिविडेंड पे कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम फीस पे कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम किसी और कंट्री को गिफ्ट या ग्रांट्स दे रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी ये वाली एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं
जैसे गवर्नमेंट ने अगर सैलरी पे की है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसी और कंट्री को ग्रांट दिए तो एक्सपेंडिचर। एक क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दिए, अगर दिए लिखा है कि आपने पे किया तो एक्सपेंडिचर है, कौन सा? रेवेन्यू। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सब्सिडीज हो गई, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन, जो भी हमने पे किया है नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वो सब आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें ऑपोजिट कर दो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगेन इस सब को आप उल्टा कर दोगे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है। कैसे? बोरिंग्स अगर हमने ले रखे हैं तो कैपिटल रिसीट, अगर हमने किसी को दिया है, मतलब हमने किसी को लोन दिया है तो वो कैपिटल एक्सपेंड। देन रिकवरी ऑफ लोन्स, अगर हमने रिकवरी ऑफ लोन्स किया है तो कैपिटल रिसीट, और अगर हमने रीपे किया है लोन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट्स की हैं तो वो कैपिटल रिसीट, और अगर हमने परचेज किया है कोई एसेट तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। आई होप ये सब क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बजट डेफिसिट का। हमने बजट में देखा कि दो चीज़ें हैं, एक पेमेंट्स की है, एक रिसीट्स हुई है। अब ऑब्वियसली इकोनॉमिक सेंस में तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बैलेंस्ड होगा, या सरप्लस होगा, या डेफिसिट होगा। अब हम यूजुअल कंडीशन देखें तो ये बैलेंस तो कभी नहीं होता, क्योंकि ऐसे इक्विलिब्रियम पे आना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और सरप्लस भी है, यूजुअली कभी नहीं होता, किसी भी इकोनॉमी का आपको ये सरप्लस नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। यूजुअली ये डेफिसिट में ही होता है, इसलिए हम चैप्टर में पढ़ेंगे डेफिसिट का। ठीक है। बजट डेफिसिट होता है जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है। अब बजट डेफिसिट हमारे तीन टाइप के आते हैं। ठीक है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। तीनों बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल हैं, बस सुनना ध्यान से, सारा समझ में आता है। पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट नाम से ही समझ आ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू पेमेंट्स। ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स हमारा हो जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। अब रेवेन्यू डेफिसिट के कुछ आती हैं इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन मतलब कि ये हुआ कैसे, है ना। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा डिससेविंग्स। अगर हम डिससेविंग्स कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है यूज़ ऑफ कैपिटल रिसीट्स। यूज़ ऑफ कैपिटल रिसीट्स में हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक हमने बोरिंग कर रखा है, एक डिसइन्वेस्टमेंट। अगर हम बोरो करेंगे तो हम किसी से लोन ले रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो रेवेन्यू डेफिसिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। अगर हमने डिसइन्वेस्टमेंट की है तो हमारे एसेट कम हो जाएंगे, एंड यूजुअल सिचुएशन होती है कि इस केस में इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन आएगी तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो तीन चीज़ों की वजह से हो गया, एक हो गया डिससेविंग्स, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है? अगेन सिंपल सोल्यूशन, एक्सपेंडिचर कम कर दो, रेवेन्यू बढ़ा दो, है ना। हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा कि एक्सपेंडिचर कम कर दो, रेवेन्यू बढ़ा दो, सिंपल। ठीक है।